નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા લેક્ચરમાં આપણે જે છે પાઠ 12 જોયો હતો, રાની પાઠ। આ લેક્ચરની અંદર જે છે આપણે 13મો અને 14મો પાઠ જે છે એ અભ્યાસક્રમમાં નથી, તેથી આપણે સીધો 15મો પાઠ જે છે એ જોઈશું। 15મો પાઠ જે છે તે છે દાજ્યું અને તે કહાની છે। અને આ દાજ્યું પાઠ જે છે તેના લેખક છે શેખર જોશી। સૌથી પહેલા જે છે એ આપણે લેખકનો પરિચય જોઈ લઈએ। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के उत्तरांचल के ओलिया नामक गांव में हुआ था। आपने कई बहुचर्चित कहानी संग्रह लिखे हैं। कोशिका घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। और आपको कई सारे पद्मों भूषण से और कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। दाजू एक कहानी है, उस पर एक बाल मनोवैज्ञानिक पर एक फिल्म भी आई गई थी। यह एक बाल फिल्म है। इस कहानी जो है यह कहानी जो है वह बाल मनोविज्ञान के ऊपर भी लिखी गई है, इसलिए इसकी एक छोटी सी फिल्म भी बनाई गई थी। यहाँ पर जो है मदन नाम का एक छोटा सा बालक है जो पहाड़ी प्रदेश का है और वह श्रम जीवी है। वह पहाड़ में से कहीं मजदूरी करने के लिए शहर में आया हुआ है। अपने माता पिता और अपने भाई बहन से दूर किसी शहर में वह किसी होटल में काम कर रहा है। बहुत छोटा सा बालक है, 9-10 साल का बालक है और वह श्रम जीवी है, यानी कि वह किसी होटल में बाल मजदूरी करता है और अपना खर्चा निकालता है। और वह बिल्कुल अकेला है। इस शहर में वह बिल्कुल अकेला है। उसका अपना कोई ऐसा नहीं है जिससे वह बातचीत कर सके, यानी कि वह बिल्कुल अकेला था और वह पहाड़ी प्रदेश अल्मोड़ा का रहने वाला था और किसी शहर में आकर वह बाल मजदूरी कर रहा था। और उसकी मुलाकात जगदीश बाबू नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है। जगदीश बाबू जो थे वे भी पहाड़ी प्रदेश अल्मोड़ा के रहने वाले थे और वे शहर में नौकरी के लिए आए थे, इसलिए वे भी अकेले ही थे। शहर में नौकरी करने के लिए आए थे और यहाँ जो बालक है मदन जो है वह एक श्रमजीवी बालक है जो किसी होटल में काम करता है। और जगदीश बाबू भी ऐसे ही व्यक्ति है, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और वे इस शहर में बिल्कुल अकेले हैं। और अपना अकेलापन दूर करने के लिए वह कहीं कॉफी हाउस में जाते हैं और कॉफी हाउस में उसकी मुलाकात जो है वह मदन से हो जाती है। और मदन से बातचीत करते हुए उन्हें पता चलता है कि मदन जो है वह अल्मोड़ा का रहने वाला है। दोनों में बातचीत हो जाती है और अपनापन लगने लगता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर तो जगदीश बाबू को यहाँ आना जाना बहुत पसंद आ जाता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। और मदन भी अपना अकेलापन दूर करने लगा और जगदीश बाबू भी अपना अकेलापन दूर करने लगे। जगदीश बाबू और मदन जो है एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए थे और दोनों में अच्छी बनती थी। यहाँ पर मदन के माता पिता, उसका भाई, उसकी बहन सब गांव में रहते थे। यहाँ शहर में अपना कोई नहीं था और केवल 9-10 साल का ही था। और उसे लग रहा था कि इस जगदीश बाबू को मैं अपना दाजू यानी बड़ा भाई, दाजू का क्या मतलब होता है? बड़ा भाई। तो वह जगदीश बाबू को अपना बड़ा भाई मानने लगा और बार बार दाजू कहकर बुलाता था। लेकिन जगदीश बाबू जैसे जैसे इस शहर में घुल मिलते गए वह मदन के साथ बातचीत करने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। वे उससे दूर भागना चाहते थे। और यहाँ मदन बेचारा बहुत ही भोला भाला एक छोटा सा लड़का है और वह तो अपने बड़े भाई के समान जगदीश बाबू को देखता है। और जगदीश बाबू
को किसी बात की परवाह नहीं थी और बार बार जो मदन उनसे दाजू कहकर बुलाता था उससे उनकी प्रेस्टीज जो है, इज्जत जो है, उनको ऐसा लग रहा था मेरी प्रेस्टीज जो है वो खराब हो जाएगी। इसके कारण एक बार उन्होंने मदन का अपमान कर दिया और उसके बाद क्या हुआ यह हम पाठ के द्वारा हम देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ विशेष बिंदुओं को देख लेते हैं। मदन जो एक श्रमजीवी बालक है, जगदीश बाबू एक मध्यम वर्गीय संस्कार वाले व्यक्ति हैं जो किसी शहर में नौकरी के लिए आए थे और मदन जगदीश बाबू को अपना बड़ा भाई मानता है। तो अब हम पाठ के द्वारा जो है वह समझने का प्रयास करेंगे कि पाठ में आखिर क्या हुआ कि जगदीश बाबू और मदन के बीच जो है वो एक बड़ी खाई बन जाती है। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है वहीं जगदीश बाबू ने पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सपाट आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलते हुए पानी की बूंद सी फूटती। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। जगदीश बाबू शहर में नए नए आए थे, इसलिए वह इधर उधर घूम रहे थे और चौक जो था बड़ा सा चौक था और चौक की बाईं ओर जो था एक साइन बोर्ड था। साइन बोर्ड यानी कि लाइट वाला जो बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ एक छोटा सा कॉफी हाउस था, कैफे हाउस था और वहाँ जगदीश बाबू ने पहली बार मदन को देखा था। जगदीश बाबू का परिचय मदन से कब हुआ था? तो जब वह पहली बार कॉफी हाउस में आए थे, कैफे हाउस में आए थे, तब पहली बार उन्होंने मदन को यहाँ पर देखा था। मदन दिखने में कैसा लग रहा था, उसका बाह्य दिखावा कैसा था? तो यहाँ पर उसके मदन के बाह्य दिखाव की बात हो रही है। तो उसका जो रंग था बहुत ही गोरा चिट्टा था, यानी कि वह दिखने में पहाड़ी बालक था और पहाड़ के बालक जो होते हैं वह बहुत ही गोरे होते हैं। तो यहाँ पर मदन जो था वह बहुत गोरा था। उसकी आंखें कैसी थी? तो उसकी आंखें जो है बहुत ही नीली थी और सफाफ यानी बहुत ही उजली थी। उसकी आंखें बहुत नीली थी, नीली यानी भूरी आंखें थी उसकी, और उसकी आंखें जो है नीली और उजली आंखें थी। उसकी आंखों में देखने से सब कुछ अपने आप आर पार दिखने लग जाता है, ऐसी उसकी उजली आंखें थी। उसके बाल कैसे थे? तो उसके बाल बहुत ही सुनहरे रंग के थे और उसकी चाल में एक प्रकार की अनोखी मस्ती थी, लेकिन आलस बिल्कुल नहीं था। छोटा सा बालक है, उसका दिखावा कैसा है? तो उसका रंग जो है वह गोरा चिट्टा है, वह दिखने में बहुत सुंदर है और उसकी आंखें नीली हैं और उसके बाल सुनहरे हैं और वह इतनी उसकी चाल जो थी वह मस्तानी थी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की आलस्य नहीं थी। जिस प्रकार कमल पर पानी की बूंदें गिरती हैं, कमल की पत्तियों पर जैसे ही पानी की बूंदें गिरती हैं और फिसल जाती है, ठीक उसी प्रकार उसकी मस्तानी चाल थी और उसकी आंखें बहुत चंचल थी और उसकी आंखों पर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बालक 9-10 साल का होगा। बच्चे जो हैं वह छोटे होते हैं, तो उसकी आंख जो है उसकी चंचलता के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बालक कितने साल का है। तो वह एक जगह पर स्थिर नहीं रहता था और उसकी आंखों से यह लग रहा था कि वह किसी 9-10 साल का होगा और शायद उसकी उम्र 9-10 साल ही होगी। तो यहाँ पर मदन के बारे में, उसका बाह्य दिखावा कैसा था उसके बारे में बताया गया है। और जली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान के आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं,
हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन से जैसे सारा मीनू समाहित है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह बाहर एक बार पुनः मुस्कुराया और वहां से चल दिया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। जगदीश बाबू जो है कैफे हाउस में प्रवेश करते हैं तो उनके हाथ में एक सिगारेट थी। वो सिगारेट का लंबा कस खींचते हुए कैफे हाउस में प्रवेश कर रहे थे। तब मदन क्या कर रहा था? तो मदन किसी मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जगदीश बाबू किसी एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। जो अंतिम टेबल था उस अंतिम टेबल के कोने में जाकर वे बैठ जाते हैं, जहाँ कोई ज्यादा से ज्यादा कोई ग्राहक वहां जाता नहीं था। तो मदन उसकी ओर देखता है और सोचता है कि जगदीश बाबू ने ऐसा टेबल क्यों पसंद किया होगा, और उनके सामने देखकर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और अपना सिर झुकाते हुए वह उनके पास जाता है और वह कहता है कि आपको क्या चाहिए। तो जगदीश बाबू एक सिंगल चाय का ऑर्डर देते हैं और सिंगल चाय का ऑर्डर पाने के बाद मदन वहां से पलके झुकाकर, सिर झुकाकर, थोड़ा सा मुस्कुराकर वहां से चल देता है। उसने किसी भी प्रकार का मीनू यानी मेनू जो सूची होती है उसे मीनू को किसी प्रकार का बताया नहीं था, लेकिन उसके मुंह पर जैसे इस प्रकार से मेनू अंकित था कि जैसे जगदीश बाबू ने सारी मेनू पढ़ ली हो। इस प्रकार मेनू को पढ़े बिना ही जगदीश बाबू ने चाय का ऑर्डर दे दिया था। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निश्शंक होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है इसी एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरमय वातावरण में भी रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ भी है वह पराया है, कितना अपनातनहीन है, पर यही कारण ही नहीं होता इस एकाकीपन की अनुभूति। इसका अलगाव की जड़ें होती है बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि भीड़ में भी हम अकेले हैं। कभी कभी हमारे आसपास कई लोग होते हैं, कई शोरगुल होता है, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम अकेले हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेलेपन में भी हमें बहुत आनंद आता है, कोई हमारे साथ नहीं होता और फिर भी हमें बहुत आनंद आता है और कई लोग हमारे आसपास बैठे हों, ऐसा हमें अनुभव होता है। ऐसा हमें कब होता है? जब हम किसी विरह में से गुजर रहे हों, यानी कि अपने प्रिय व्यक्ति से या प्रिय गांव से अलग होते हैं, विरह की अनुभूति होती है, तब हमें ऐसी अनुभूति होती है। यदि हम कोई गांव या शहर छोड़कर आ गए होते हैं तो हमें अपने गांव की बहुत याद आती होती है, या कोई अपना मित्र या कोई अपना प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर कहीं दूर चला जाता है तो उसकी यादों में हम इतने खो जाते हैं कि भीड़ में भी हमें अकेलेपन का एहसास होता है। ऐसा जगदीश बाबू के साथ हो रहा है। जगदीश बाबू शहर में नए नए आए हैं और यहाँ नए शहर में उनको कुछ भी अपना नहीं लग रहा। वे बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। वह अपना गांव अल्मोड़ा छोड़कर आए हैं और यहाँ पर इस शहर में चारों ओर कई सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत भीड़ थी, फिर भी उनको अपना कोई नहीं लग रहा है और वह अपने आप को अकेला समझ रहे हैं। तो ऐसा अनुभव हमें कब होता है? तो जब हमें विरह की अनुभूति होती है, जब हम किसी गांव या किसी प्रिय व्यक्ति को छोड़कर आ जाते हैं, तब हमें ऐसा एहसास होता है। तो जगदीश बाबू के मन में भी कुछ विचार चल रहे हैं अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में। वह सोचता है कि आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौकी चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर
उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है वह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगता है अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल आदि। तो यहाँ जगदीश बाबू कॉफी हाउस में किसी टेबल के एक कोने में बैठे हुए हैं, जहाँ अंत में, सबसे अंत में जो टेबल था उसके कोने में वह कहीं बैठे हुए हैं। आसपास का शोरगुल भी उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वह अपना शहर छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं और बिल्कुल अकेले हैं। उनको उनकी आंखों के सामने अपना गांव जो है अल्मोड़ा याद आ रहा है, और वहाँ के छोकरे, वहाँ की कॉफी हाउस, वहाँ के लोग, वहाँ की पाठशाला, वहाँ की कॉलेज और उसके कॉफी हाउस, होटलें या आदि सबको वे याद करते हैं और अकेले महसूस कर रहे हैं। आज उनके मन में बहुत सा विरह है। थोड़े दिनों बाद उनका यह विरह दूर भी हो जाएगा। थोड़े दिन इस शहर में रहेंगे तो उनका यह जो विरह है वह दूर हो जाए, लेकिन आज उनके मन में अपने गांव अल्मोड़ा की यादें जो हैं वह उभरने लगी हैं। वे सोचते हैं कि आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ और उनको अपने गांव अल्मोड़ा की याद आ रही है। गांव के आदमी, पास पड़ोस के लोग और वहाँ के छोकरे और वहाँ की होटलें, कॉफी हाउस आदि सब उसको याद करते हैं और अकेले बैठे हुए हैं। आसपास का शोरगुल भी उन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। चाय साहब, जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा कि इन शब्दों में की ध्वनि में कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्हें अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा का साहब, अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानकारी की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उससे संकोच हुआ। इस कारण टालता हुआ सब बोला, बहुत तो दूर है साहब, अल्मोड़ा 15-20 मील होगा। फिर भी कुछ तो नाम होगा? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। रोटियां लगो, वह संकुचता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी मदन क्या करता है, चाय लेकर आता है। बाबूजी ये लो चाय। तो उनके जो शब्द हैं, बाबूजी चाय, ये शब्द सुनकर जो जगदीश बाबू हैं वह अपनी भूतकाल में से वर्तमान में आ जाते हैं, और उनकी मदन की जो आवाज थी उसे लग रहा है कि कुछ जानी पहचानी सी है। उन्हें लगता है कि यह आवाज तो किसी जानी पहचाने की होनी चाहिए। इसलिए वे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? जगदीश बाबू मदन से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मदन कहता है कि मेरा नाम मदन है। और जगदीश बाबू कहते हैं कि तुम पहाड़ा हो, यानी कि तुम पहाड़ी बालक हो? तो यहाँ पर जो है मदन कहता है, हाँ मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। जगदीश बाबू उससे फिर से प्रश्न पूछते हैं, तो पहाड़ तो कई सारे हैं, जिस प्रकार दार्जिलिंग है, शिमला है, मसूरी है, अल्मोड़ा है। तुम किस पहाड़ के हो और किस पहाड़ के रहने वाले हैं? क्योंकि पहाड़ी भाषा की शब्द जो है वह अलग होते हैं। तो यहाँ पर जगदीश बाबू को ऐसा लग रहा था कि यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी है, और उसकी आवाज के द्वारा उसके साथ बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? और मदन बताता कि मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। तो जगदीश बाबू कहते हैं कि अल्मोड़ा के रहने वाले हो? मैं भी अल्मोड़ा का ही रहने वाला हूँ। पर अल्मोड़ा में तुम्हारे गांव का नाम क्या है? अल्मोड़ा में तो कई सारे गांव आए हुए हैं, तुम किस गांव के हो? तो इस प्रश्न को सुनते ही मदन जो है बहुत संकोच महसूस करता है,
क्योंकि उसका गांव जो है, उसके गांव की संज्ञा जो है वो बहुत निराली थी। उसके गांव का नाम जो था वो बहुत विचित्र था, वो बताना नहीं चाहता था। इसलिए कहता है कि अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। हमारा गांव जो है वह अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। लेकिन जगदीश बाबू फिर से पूछते हैं, लेकिन तुम्हारे गांव का नाम तो कुछ होगा ही, तो तुम्हारे गांव का नाम क्या है? तो यहाँ मदन जो है अपना गांव का नाम बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी संज्ञा थोड़ी विचित्र सी थी, उसका नाम थोड़ा विचित्र था। लेकिन जगदीश बाबू फिर से पूछते हैं कि तुम्हारा गांव का नाम क्या है? तब मदन शर्माते हुए, संकुचाते हुए कहता है, मेरे गांव का नाम लोटिया लगो है। उसके गांव का नाम थोड़ा सा बहुत विचित्र था, इसलिए वह कहने में थोड़ा संकुचाता है कि मेरे गांव का नाम लोटिया लगो है। तो यहाँ पर जगदीश बाबू और मदन के बीच जो है बातचीत होती है। दोनों ही एक ही पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, जगदीश बाबू के चेहरे पर उतरी हुई एकांकी की शायद दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसकी निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर जाएगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहा कर भी न निकल पाया। खोया खोया सा वह अपने अतीत की ओर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न करने लगा। अतीत के गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा, बाबा, दीदी, दाजू। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा की? नहीं, बाबा की? नहीं, दीदी? भूली? नहीं, दाजू? हाँ, दाजू। 2-4 दिनों में ही मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता था, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी यूं पड़ेगा? दाजू अपने तो कल बहुत थोड़ा खाया था। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचते से पहले ही पहुंच जाता था। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज लाऊं? हाँ, पानी ले आओ। तो जगदीश बाबू ने भी कहा कि वे भी अल्मोड़ा के ही रहने वाले हैं। जब ऐसा कहा तो मदन के हाथ जो है वो कांपने लगे। वो इतना खुश हो जाता है कि उसके हाथ में से ट्रे जो है वो गिरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गिरती नहीं है। इतना खुश हो जाता है, खुशी से मारे वो पागल हो जाता है। उसे जब जगदीश बाबू बताते हैं कि वह भी अल्मोड़ा का ही रहने वाला है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके आंखों के सामने भी अपने गांव की छवि दिखाई पड़ती है। वो भूतकाल में खो जाता है। उसके गांव, नदी, पहाड़ आदि उसके आंखों के सामने उभरने लगते हैं, और धीरे धीरे वह अपने परिवार के सदस्यों को याद करने लगता है। सबसे पहले वो ईजा को याद करता है। ईजा यानी पहाड़ी भाषा में माँ को ईजा कहा जाता है। ईजा यानी माँ। तो सबसे पहले उसके माँ की याद आती है कि माँ क्या कर रही होगी, तो ईजा यानी माँ। फिर उसे अपने बाबा यानी कि उसके पिताजी की याद आती है। फिर भूली यानी पहाड़ी भाषा में छोटी बहन को भूली कहा जाता है, उसे अपने भूली की याद आती है। उसके बाद दाजू यानी बड़े भाई की याद आती है, और फिर वे सोचता है कि मैं इस जगदीश बाबू को किस नाम से पुकारूं, क्योंकि जगदीश बाबू उसके गांव के रहने वाले हैं। तो मदन ने सोचा कि इनको मैं क्या कहकर बुलाऊं। तो वे सोचता है, मदन सोचने लगता है क्या मैं उनको ईजा कहूं? नहीं, ईजा तो नहीं अच्छा लगेगा। बाबा कहूं तो बाबा भी नहीं अच्छा लगेगा। भूली कहूं तो भूली भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं उनको क्या नाम दूं? फिर वह अंत में सोचता है कि दाजू ही सही रहेगा। दाजू यानी बड़ा भाई। तो यहाँ जगदीश बाबू को वह दाजू कहने लगा। फिर तो जगदीश बाबू और मदन के बीच
जो अजनबीपन की खाई थी वो थोड़े ही दिन में दूर हो गई। दोनों आपस में घुल मिल गए। फिर तो जैसे ही जगदीश बाबू कैफे हाउस में प्रवेश करते हैं तब मदन कहीं भी कोने में हो, दाजू सलाम, दाजू नमस्ते ऐसा कहकर बुलाता था, दाजू जय हिंद। और उसके बाद जो है वह कहीं भी कोने में काम कर रहा हो तो दाजू से बातें होती रहती थी और कहता था, दाजू आज तो बहुत ठंड पड़ रही है, लगता है जैसे ह्यू पड़ेगा, ह्यू यानी बर्फ। लगता है आज बहुत ठंडी है और लगता है ऐसा कि आज बहुत बर्फ पड़ेगी। और दाजू आपने कल तो बहुत थोड़ा खाया था। और कोई उससे बुलाता है और बॉय कहकर बुलाता है तो मदन झटकर से जल्दी से वहां चला जाता है और सारा काम निपटा कर फिर वह फिर से जगदीश बाबू के पास आ जाता है और जगदीश बाबू से कहता है, आपके लिए क्या और कुछ लाऊं? तो जगदीश बाबू अंत में पानी मांगते थे और पानी पीने के बाद जो है जगदीश बाबू चले जाते थे। जब तक जगदीश बाबू रहते थे तब तक मदन जो है उनके आसपास ही घूमता रहता था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस शहर में अपना कोई नहीं है, एक जगदीश बाबू है जो उसके बड़े भाई के जैसे हैं। इस प्रकार मदन जो है जगदीश बाबू को अपना बड़ा भाई मानने लगा और उनके साथ इतनी बातें करने लगा और उनको दाजू दाजू कहकर इतना बुलाने लगा। और जब वो दाजू बोलने लगा, दाजू बोलता था तो जैसे उसको एक प्रकार का आनंद मिलता था। वो कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले जगदीश बाबू की बातें सुनता था। दाजू आपने तो कल लाया, दाजू शब्द को उतने ही आतुरता से और लगन से दूरा था जितनी आतुरता से बहुत दिनों से बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन से रंगने लगा। परंतु अब उन्हें बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता था। मदन था कि दूसरे टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्य वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाओ, चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो रात दिन? किसी प्रेस्टीज का तो ख्याल भी नहीं है तुम्हें। तो यहाँ मदन जो है वह 9-10 साल का लड़का है। उसे पता नहीं है कि लोग कितने बदल जाते हैं। तो वह दाजू मैं आपके लिए पानी लाऊं, दाजू मैं आपके लिए खाना लाऊं, ऐसा कहकर बार बार दाजू दाजू इस प्रकार से बोलता था जिस प्रकार माँ अपने बेटे को कई दिनों के बाद मिलती है और उसे चूम लेती थी। उसी प्रकार जो मदन है वह अब भोलेपन में जगदीश बाबू को दाजू बुलाता था और दाजू कहने पर उसे बहुत आनंद आता था और बार बार बात बात पर दाजू दाजू कहने लगा। जगदीश बाबू थोड़े दिन इस शहर में रहे तो शहर में सभी लोग उसे अपने लगने लगे। अब उन्हें अपना गांव अल्मोड़ा याद नहीं रहा। इस शहर को भी वह अपना मानने लगे। धीरे धीरे उनका एकांकीपन जो है वह दूर होता गया और इस शहर में भी उनके बहुत से मित्र और कई सारे लोग उनके साथ घुल मिल गए और अब वे कॉफी हाउस में आते, लेकिन उनके कॉफी हाउस में आते ही जैसे ही मदन उनको दाजू बुलाता था तो दाजू बुलाने पर उनको बहुत गुस्सा आने लगा और दाजू बोलने की आवृत्ति पर उनको बहुत गुस्सा आने लगा। अब जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जागृत हो गए थे। मध्यम वर्गीय संस्कार यानी कि मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं उन्हें मान अपमान का बड़ा ख्याल होता है। कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करे या उसका अपमान करे उन्हें कतई पसंद नहीं है। तो यहाँ जगदीश बाबू को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने साथियों के साथ यदि यहाँ पर आया होगा और मेरे ऑफिस के कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे और यहाँ जो मदन है वो बार बार मुझे दाजू यानी बड़ा भाई कहता है
तो लोगों को क्या लगेगा कि यह नौकर जैसा लड़का जो है वो उसका भाई है, तो उनके मध्यम वर्गीय संस्कार जागृत हो जाते हैं और उससे लगता है कि मुझे कुछ भी करके यह दाजू शब्द जो है वह मदन को बोलने से मना करना है। तो जैसे एक दिन बहुत गुस्से में थे और आए थे कॉफी हाउस में, और दाजू को देखते ही मदन उनके पास जाता है और कहता है, दाजू आपके लिए क्या लाऊं? तो जगदीश बाबू कहते हैं कि कुछ मत लाओ, लेकिन ये बार बार तुम मुझे दाजू दाजू कहकर क्यों बुलाते हो? मैं तुम्हारा दाजू नहीं हूँ, किसी प्रेस्टीज का तो ख्याल करो। प्रेस्टीज यानी इज्जत, तुम किसी की प्रेस्टीज का तो ख्याल करो। मैं तुम्हारा दाजू नहीं हूँ, बार बार मुझे ऐसा दाजू कहकर तुम मत बुलाओ, क्योंकि मेरी इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी। मेरे ऑफिस के कुछ लड़के आएंगे तो तुम मुझे दाजू कहोगे तो कैसा लगेगा? तो उसको मदन को इस तरह से डांटते हैं जैसे उसको पहचानते ही नहीं है। और छोटे से बालक जो है, छोटा सा बालक मदन जो है, उसका दिल टूट जाता है। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार भी न रहा। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझे ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना बताकर वह घुटनों में सिर देकर कोठरी में सिसकियां भरकर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी स्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीय प्रदर्शन करना स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसके ईजा की गोदी से बाबा की बाहों और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी न हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदनाएं आंखों की राह पर बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो निश्चय करता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को बहुत चोट लगी। जगदीश बाबू ने गुस्से में ऐसा मुंह फुलाकर कहा, उसके गुस्से में इतना सब कुछ कह दिया कि मदन इतना छोटा लड़का है कि उसे प्रेस्टीज शब्द का अर्थ भी पता नहीं। प्रेस्टीज यानी इज्जत, उसका अंग्रेजी मतलब प्रेस्टीज है, तो उसका अर्थ भी उसे मालूम नहीं था। और इस प्रकार उसे डांटा कि जैसे कि वो कुछ समझे या ना समझे, लेकिन उसको सारी बात मालूम हो जाती है कि जगदीश बाबू को दाजू कहलाना पसंद नहीं था। उस दिन उसके मदन को काम में अपना जी नहीं लग रहा था। वह अपने सेठ से कहता है कि मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। ऐसा बहाना बनाकर वह किसी अंधेरी कोठरी में बैठकर घुटनों पर अपना माथा टिकाकर सिसकियां भरकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसे बहुत दुख, गहरी चोट लगती है और उसके मन पर जो बहुत बड़ा आघात लगता है, जो इस शहर में वह बिल्कुल अकेला था और जगदीश बाबू ने उसका दिल तोड़ दिया, दाजू कहने से मना कर दिया। उस दिन उसको काम में बिल्कुल उसका मन नहीं लग रहा था। उसने क्या किया, जगदीश बाबू वह सेठ से बहाना बनाकर चला आता है और किसी अंधेरी कोठरी में जाकर घुटनों पर अपना सिर रखकर सिसकियां भरकर रोने लगता है। बहुत जोर जोर से रोने लगता है और इस बार उसे फिर से एहसास होने लगता है कि आज किसी ने उसे अपनी माँ की गोदी में से बलपूर्वक खींच लिया हो, बाबा के बाहों में से खींच लिया हो, या किसी अपनी बहन के पास से उन्हें फिर से अकेला कर दिया हो। आज ऐसे प्रवासी जीवन में उससे पहली बार एहसास हुआ कि इस शहर में अपना कोई नहीं है। अल्मोड़ा से जब वो अकेला यहाँ आया था तो उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन जगदीश बाबू की सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उसको अच्छा लगा। लेकिन जगदीश बाबू भी उसको बहुत अपमानित करते हैं तो उसे बहुत बड़ी चोट लगती है
उसके बाल मानस पर बहुत बड़ा असर करता है। वह किसी कोने में जाकर सिसकियां भरकर रोने लगता है। आज उसे ऐसा लग रहा है कि वह फिर से अनाथ हो गया है। इस शहर में उसका कोई नहीं है, ऐसा वह मानता है और वह बहुत रोने लगता है। और रो लेने से क्या होता है, मन का भार जो है वह उतर जाता है। यहाँ पर उसका जो प्रेम था जगदीश बाबू के प्रति, वो प्रेम जो है आंसुओं के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाता है। और आंसू जब हमारे निकल जाते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, और स्वस्थ होने पर जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल ही अच्छा होता है। तो यहाँ तक हम पाठ को रखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी और आगे की बात करूंगी। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। सफाफ यानी उजली, मीनू यानी मेनू, हिम यानी बर्फ, लाजू यानी बड़ा भाई, ईजा यानी माता, हुली यानी छोटी बहन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दाजू यानी कि बड़ा भाई होता है, जो एक पहाड़ी भाषा का शब्द है। पाठ का प्रकार जो है कहानी है, और यहाँ पर बाल मानस पर जो गहरी चोट लगती है उसके बारे में हमें बताया गया है। अगले वीडियो में मैं पाठ आगे देखेंगे हम, और कुछ प्रश्नों की भी बात कर लेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।